अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, असफलता अपने साथ तमाम तरह के मुश्किलात भी लेकर आती है और आजकल उसी असफलता के कारण अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कई तरह के असहयोग और अपने बड़े नेताओं के रूठने के क्रम का सामना कर रही है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आजम खां फिर से चर्चा में है। महज एक मुकदमा बचा है जिसमें उनको जमानत होना बाकी है, यानी थोड़े वक्त में आजम खां फिर से सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगे। लेकिन इस बीच आजम खां और उनका परिवार पॉलिटिकली अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। जयंत चौधरी से मुलाकात के पश्चात जब आज शिवपाल यादव सीतापुर की जेल पहुंचे तो ये चर्चा बहुत तेज शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी के भीतर का क्लेश बढ़ता जा रहा है और आगे इसका क्या भविष्य होने वाला है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जब असफलता होती है तो अपने साथ तमाम तरह के असहयोग, परेशानियां और दिक्कतें और मुश्किलें लाती हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव हार गई, सरकार नहीं बना पाई, विपक्ष में बैठना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा गठबंधन यानी जो बड़ा जहाज़ है उसमें कुछ छेद हो गए हैं और जहाज़ के भीतर पानी भर रहा है। मसला है पहले तो शिवपाल यादव का हुआ, जब वो समाजवादी पार्टी की लाइन के विपरीत जाकर उन्होंने एक अलग लाइन खींची और जिस वक्त चुनावी तालमेल हुआ था उससे अलग जाकर शिवपाल यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने एक विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी। चर्चा इस बात की है कि शिवपाल यादव सपा छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं इसका वो कभी खुलासा नहीं करते और ये बताते हैं कि वक्त आने पर सारे तथ्य रखे जाएंगे और वक्त आने पर बताया जाएगा। शायद नेताओं के लिए सबसे मुफीद वक्त होता है चुनाव का, तो चुनाव में तो अभी वक्त है, इसलिए शिवपाल यादव के खुलासे में भी अभी वक्त है। तो आजम खां क्या चाहते हैं या आजम खां का परिवार क्या चाहता है? पिछले दिनों रामपुर में उनके बेटे के से और उनकी पत्नी से जयंत चौधरी ने घर जाकर मुलाकात की। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने नहीं भेजा था, आप जयंत से पूछें, वो बेहतर बता पाएंगे कि वो किस मकसद से वहाँ पर गए हुए थे। अब आज शिवपाल यादव का सीतापुर जेल पहुँचना ये संकेत देता है कि आजम खां और उनका परिवार राजनीतिक रूप से कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, यानी गठबंधन में दरार और पार्टी के भीतर असहयोग और रूठने और अलग होने की कवायदें शुरू हो गई हैं। अब हम लौट कर आते हैं कि आजम खां और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी से क्या मिला और वो क्या चाहते हैं। आजम खां खुद सांसद, उनकी पत्नी को राज्यसभा मिला, फिर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा, उनके घर परिवार नज़दीक रिश्तेदार जितने भी हैं सब जब तक समाजवादी पार्टी ताकत में रही है इन सबको हमेशा अच्छे इनाम मिलते रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद मिलते रहे, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद, कभी विधानसभा, कभी बड़े बड़े मंत्रालय। लेकिन आजम खां और उनके परिवार का मन अभी शायद भरा नहीं है और भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शायद इन्होंने शिवपाल यादव या फिर जयंत चौधरी को हो सकता है इस बात की जानकारी दी हो। लेकिन आजम खां समाजवादी पार्टी के लिए कितना ज़रूरी हैं और क्या अखिलेश यादव की कमजोरी बन गए हैं आजम खां, या आजम खां को साथ में लेकर चलना अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी है। और जिस प्रकार से शिवपाल यादव और आजम खां समाजवादी पार्टी के खेमे के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बार रिश्ते अगर असहज हो जाते हैं तो चाह कर भी वो कभी सहज नहीं हो पाते हैं। इस बात का उदाहरण आपको अभी चाचा और भतीजे के दोबारा से हुए अलगाव से साफ हुआ, क्योंकि बेमन की मुलाकात थी और बेमन का गठबंधन था, बेमेल मिले थे। लिहाजा जैसे ही चुनाव में हार हुई, चाचा और भतीजे की राह फिर से अलग हो गई। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट सुने और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आगे चर्चा करूंगा, ओम प्रकाश राजभर का। इनकी कुछ बात सुनिए जरा। हम तो अभी तक समाजवादी पार्टी में जो 111 विधायक हैं उन्हीं में हैं, और अगर कोई गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान देता है तो मुझे तुरंत पार्टी से निकाल दो। मैं सलाह दूंगा शिवपाल जी को कि पार्टी बनाए हैं
तो अपनी पार्टी की नीतियों के विकास प्रचार प्रसार करें और कार्यकर्ता भी हैं तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर अनुरूप न और समाजवादी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग है। कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं, तारीखों पड़ गई लगन 19 तारीख और 19 बीत गया 22 हो गई और आज हुआ जा रहे हैं। वो उधर दरवाजा इसका मतलब बंद हो गया, तब दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं। अब आजम साहब के शिवपाल जी के बारे में, आजम साहब तो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने शायद कह ही दिया है कि जो भाजपा के रिश्ते हैं जिनके, उनसे समाजवादी पार्टी कोई रिश्ता नहीं है। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, रविदास मल्होत्रा पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, दीपक मिश्रा वैसे तो शिवपाल यादव के बेहद करीबी हैं लेकिन आजकल पीएसपीएल में नहीं है, खुद को समाजवादी चिंतक कहलाना पसंद करते हैं, शरद गुप्ता देश के जाने माने पत्रकार, केपी मलिक जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, यूपी के मामलों पे खासी जानकारी रखते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक मिश्रा जी, चूँकि आप शिवपाल यादव को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आधिकारिक तौर पर चाहे अनाधिकारिक तौर पर, मैं जैसे भी आप इसको कंज्यूम करना चाहें, शिवपाल यादव चाहते क्या हैं, आप ये बता दीजिए। शिवपाल जी चाहते हैं जिस समाजवादी आंदोलन को, जिस सोशलिस्ट मूवमेंट को, जिस समाजवादी पार्टी को, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, उन्होंने सचमुच में जवानी दी है, अनवरत संघर्ष किया है, दशकों तक संघर्ष किया है, उसकी धार कुंद न हो। और इसके लिए उन्होंने, जिसको कहते हैं कि संपूर्ण त्याग करना, सर्वहारा तक खुद को बना लिया। एक सीट मिली फिर भी तैयार रहे, जहां जहां पार्टी ने कहा चुनाव में गए, अपने से ज़्यादा सीटों से जिताने की अपील भाई अखिलेश जी तक के लिए किया। 52 से लेकर अब तक चुनाव हो रहा है, शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो दूसरे कैंडिडेट के लिए अपने से अधिक मतों से जिताने की अपील किया हो, और जनता ने भी उन्हें प्यार दिया, ऐसा नहीं है। सब पूरा के पूरे समाजवादी गठबंधन में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले, श्रद्धेय रविदास जी भी बैठे हैं सामने, शिवपाल सिंह जी ही हैं। 1 लाख के करीब वो पहुँचे, 90,000 करीब जीते, बाकी कोई पहुँचा ही नहीं। और इन सब के बावजूद क्या मिला उन्हें? उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है जिस मीटिंग की तारीख उनसे पूछ के तय करनी होनी चाहिए थी। वो मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। और अब अफवाह क्या है, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। जब आजम साहब दोबारा समाजवादी पार्टी में आए थे, आदरणीय रविदास जी इसके गवाह हैं, आप स्वयं आदरणीय विजय सिंह गवाह हैं, शिवपाल जी ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर नेता प्रतिपक्ष पद का इतना ही मोह होता तो उस समय इस्तीफा क्यों दिया था? तो वो ये चाहते हैं। अब टेक्निकली वो नेता प्रतिपक्ष बन भी नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, ये तब की बात मैं कह रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, ये मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, जो स्वयं सिद्ध है, सर्वविदित तथ्य है कि नेता प्रतिपक्ष पद का मोह नहीं था। ये साथ रहकर लड़ना चाहते थे। पर मैं अब तक इस बात को समझ नहीं पाया कि जब आपके रास्ते अलग हो गए, आपकी राजनीति अलग हो गई, आपके दल अलग हो गए, आपकी कार्यप्रणाली अलग हो गई, तो अपने अपने रास्ते पे बढ़िए। ये मिलना, फिर बिछड़ना, फिर मिलना, फिर प्रत्याशा छोड़ना, ये सब क्यों भाई? हम तो राहे वफा पे चलते हैं, वही हैं जो रास्ते बदलते हैं। हम अपनी प्रतिबद्धता से एक, क्या धोखा हुआ आपके साथ? अब धोखा शब्द का तो इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो समुचित सम्मान मिलना चाहिए था समाजवादी पार्टी के नेतृत्व द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इनके शीर्ष नेता को, वह नहीं तो मिला। अब क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन तो आप देख ही रहे राह हैं। अलग अलग है। राह तो हमारी कोशिश रहेगी कि समाजवादी विचारधारा और आंदोलन को बिखरने से बचाया जाए। तो ये और जो कर आखिरी रहे हो, दम ये तक सब करते हुए बिल्कुल आजम साहब से मिलना, क्या आजम साहब से मिलना, गगरी फोड़ के फिर गगरी कैसे बनेगी दोबारा? आजम साहब से मिलना ये कौन सी गलत बात है? दशकों का साथ रहा है, आजम साहब के साथ मिलके उन्होंने सोशलिस्ट पर मूवमेंट मुझे को एक बात मजबूत बताओ किया है। कि ये 1.25 घंटे जेल के में बात क्या हुई? जी 1.25 घंटे जेल के भीतर बात क्या हुई? कुछ तो कंटेंट आप लोग बताओ। कम से कम 4 दशक का साथ है, कम से कम दुख का, दर्द का रिश्ता है। हाँ, वो जब सरकार थी तो मैंने उस दुख और दर्द का रिश्ता देखा था कि दोनों लोगों में बात नहीं होती। ना ना, आदरणीय विजय जेल में जी, मिलने गए एक थे। किताब, एक बार का घटनाक्रम बताऊं, 6 महीने दोनों ने आपस में बात नहीं की थी। मैं घटना चक्र का गवाह हूं, मेरी पुस्तक का अच्छा, मैं रविदास मेहरोत्रा से पूछवा देता हूं। शिवपाल जी नहीं किया घनघोर था समाजवादी हैं। सहकारिता में। थैंक यू। ऑलराइट मेहरोत्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्यों तो नाराज हैं शिवपाल यादव और आजम खां
और आप लोग मना क्यों नहीं रहे हैं? देखिए दीपक जी क्या क्या बात कर रहे हैं कि बड़ी बेइज्जती टाइप हुई। देखिए, एक बात है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उससे पहले सांसद थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल नाराज नहीं हैं। वो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिन्होंने उनके ऊपर लगातार जुल्म और अन्याय करने का काम किया, फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया और उनको जेल के अंदर यातनाएं देने का काम किया। और आजम खान साहब के मुद्दे को लेकर के हम लोग सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने पहले भी, पर क्या आजम खान की आड़ लेके शिवपाल यादव कहीं और खेल रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये स्पष्ट है कि 111 जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें बैठक हुई और उन्होंने सर्वसम्मत से अखिलेश यादव जी को प्रतिपक्ष का नेता चुना। और ये बात स्पष्ट हो गई कि माननीय शिवपाल सिंह जी साइकिल से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो गठबंधन हुआ था, जैसे आरएलडी से हुआ गठबंधन, तो आरएलडी से ओम प्रकाश राजभर जी से और शिवपाल जी से गठबंधन हुआ। तो जो बैठक हुई थी, जिस बैठक की बात की जा रही है, उसमें केवल जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, उनकी बैठक थी। पर एक बात बताइए, शिवपाल यादव तो साइकिल की सिंबल से एमएलए है ना, तो टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हुए, उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? जी देखिए, वो टेक्निकली बात ये है कि उनका सिंबल पार्टी का था चाबी, वो चुनाव आयोग ने छीन लिया था। उनको तत्काल स्टूल मिला, तो उन्होंने कहा कि साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे, तो साइकिल पर चुनाव लड़े। लेकिन वो लोग जो आए थे, जो लोग अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मानते हैं, और उन लोगों ने सर्वसम्मत से, अभी आप लोगों का रास्ता अलग हो चुका है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का, या फिर अभी साथ चलने की कोई भी गुंजाइश बाकी है? देखिए, गठबंधन है और जयंत चौधरी जी से गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल है, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन है और शिवपाल जी से भी गठबंधन है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक संघर्ष हो, जनता के मुद्दों तो कोई को सूचना आप लोगों को मिली कि आजम खान और क्या चाहते हैं? इतना सब कुछ अभी जो हम लोग गिना रहे थे, इसके बाद अब और क्या रह गया जो समाजवादी पार्टी उनको दे तो वो रुक जाएं? आजम खान साहब पूरा संतुष्ट हैं और हम लोग उनसे मिलने जाएंगे परसों रविवार को। और विधायक भी जाएंगे। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 48 जिलों में 136 पत्रकार जेलों के अंदर बंद हैं। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ लिखता है, आज वो जेल के अंदर बंद है। और आप मालूम कर लीजिए, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है, इस समय 136 पत्रकार जो है वो जेलों के अंदर बंद हैं। और वो सब पत्रकार वो हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ सच बोलने का काम किया। आपको मालूम है कि हाथरस के अंदर जो घटना घटी, उस पत्रकार ने, सिद्दीक कंपन जी ने पूरा लिखा और उन्होंने 2 बजे रात में दिखाया कि किस तरीके पत्रकारों के उत्पीड़न पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगा। काम हुआ। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष शुक्ला जी को, हमारा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म और अन्याय से जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मनीष शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। मनीष जी बहुत स्वागत आपका। ये शिवपाल यादव में आप लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी की इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप लोगों में आक्रोश व्याप्त है। थैंक यू मेहरोत्रा जी। मनीष जी की बारी है। नहीं ब्रजेश जी, हमारी दिलचस्पी क्यों हो सकती है? ये तो समाजवादी पार्टी के भीतर से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देना होगा। और 2012 में तो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो गए थे। लेकिन 2014, 17, 19, 22 पंचायत, कोऑपरेटिव, विधान परिषद
सारे चुनाव में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए समाजवादी पार्टी को पराजय मिली। अब उनके भीतर के नेताओं में इस बात को लेके खलबली है या जो भी है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी का काम समाजवादी पार्टी को ठीक रखना नहीं है, ये काम उन्हीं का है। दूसरी बात, अभी रविदास जी ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव 111 विधायकों ने मिलकर किया था, तो उस 111 की जो संख्या है उसमें शिवपाल यादव भी एक विधायक है या नहीं है, या रविदास जी को पता है या नहीं है। एक सवाल मेरा उनसे ही है। उन्होंने कहा कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी और अन्य लोग हैं वैसे शिवपाल यादव सुना नहीं, तो क्या 111 के विधानमंडल दल में ओम प्रकाश राजभर जी भी है? मेहरोत्रा जी, अपनी बारी में आप बात रखिएगा। डिबेट के पहले राउंड में टोका टाकी नहीं की जाती। सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको दूंगा मौका, आप अपनी बारी में, हमने उनसे कहा अपनी बारी में आप पूरी बात कह लीजिएगा। जो है ये उस तरह की चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं है, आप समझो बात को। सिर्फ मनीष शुक्ला बोलेंगे, इनकी आवाज बंद करिए। आप समझिए बात को। जी। हम पहले राउंड में हैं, सबको अपनी बात रख लेने दीजिए। सेकंड राउंड में आप जितनी मर्जी हो जवाब दीजिएगा। थोड़ा अपन लोग डिसिप्लिन से डिबेट करते हैं, प्लीज। यस मनीष जी, गो अहेड। तो ब्रजेश जी, कुल मिला के रविदास जी के जो जवाब थे उससे ये 2 सवाल खड़े होते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या 111 लोगों के विधानमंडल दल में ही आते हैं? इन्होंने कहा उसी की तरह है। देखिए, तकनीकी रूप से जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के सिंबल से लड़ता है तो उस पार्टी का सक्रिय सदस्य होता है। और समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी दोनों विपरीत ध्रुव है। लोकतंत्र का घोर अभाव है, और जिस पार्टी में परिवारवाद होगा, एक प्रश्न मेरे पास यही स्रोत है। तमाम राजनीतिक दल जो परिवार के नाते बने थे, ब्रजेश जी आप देखिए, उनका अंतिम हश्र ही होता है। एक प्रश्न मेरे पास। राजद में भाई भाई में झगड़ा हो ही रहा है जी। लोजपा में क्या हुआ ये आपने देखा। जी जी पूछिए। प्रश्न ये है कि शिवपाल यादव अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें किया करते हैं, लंबी लंबी बैठकें होती हैं और बैठकें ज्यादा होती हैं, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, अखिलेश यादव जी भी चाहे तो मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और तमाम राजनीतिक दलों के लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और हमको लगता है लोकतंत्र में तो ये अच्छी बात है, मिलते हैं। अखिलेश जी भी जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उनको आदर सहित बैठाएंगे, और जो भी वो बात कहेंगे, चाहे विधानसभा से संबंधित, राज्य से संबंधित, तो निश्चित रूप से उसको सुनेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मनीष शुक्ला जी। मैं अरुण राजभर को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण राजभर जी। मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव और आजम खां और शिवपाल यादव के बीच की केमिस्ट्री कुछ गड़बड़ाई हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस काम में ओम प्रकाश राजभर की दिलचस्पी बहुत जगी हुई है। शिवपाल यादव पर वो आजकल अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उनका क्या मकसद है? ये तो चाचा भतीजे और उनके फैमिली का झगड़ा है, आप खामखां बीच में कौन है? विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की एक बात आई थी कि माननीय शिवपाल यादव जी चाचा भतीजा एक नहीं होंगे। तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि हम लोगों का प्रयास है कि सभी एक विचारधारा के लोग जो समाज के हर तबके को न्याय दिलाना चाहते हैं, हम सबको एकजुट करेंगे। तो लोग तरह तरह कयास लगाते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सामने हकीकत हुआ। हमारी कोशिश ये है कि माननीय आजम खान साहब उस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के एक बड़े नेता हैं, और उनका सम्मान हर नेता करता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन जिस तरीके से यातनाएं वो झेल रहे हैं, अगर उनके दुख की घड़ी में कोई अपना ही साथी अगर जा करके उसमें शरीक होकर के उनके दर्द को बांट रहा है, तो इससे बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है कि वो कहीं और तो क्या अकेले आजम खान दर्द झेल रहे हैं? कल रोशन लाल वर्मा का घर गिराया गया, कोई बोला? ब्रजेश प्रजापति का ऑफिस गिराया गया, कोई बोला? अरे 1000 से ज्यादा दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जेल में पड़े, कोई बोला? क्यों बोलेगा? सिर्फ आजम खां फोबिया हो गया आप लोगों को आजम खां का। जितने लोग विपक्ष के, क्या सिर्फ आजम खां उत्पीड़न झेल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे पिछड़े अभी बताया ना रविदास मेहरोत्रा ने, 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट जेल गए, उनकी कोई चिंता नहीं है। बलिया में धरना दे रहे हैं आजम खां बलिया में 9 दिन से धरना दे रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष, पूर्व के प्रतिपक्ष नेता, लेकिन वहां कोई ताकने तक नहीं जा रहा है कि आखिर वहां प्रतिपक्ष के आप ही लोग तो ये मुद्दे को गर्म किए हुए हो आजम खां का।
नहीं देखिए, हमारा मुद्दा गर्म नहीं, हमारा मुद्दा है कि सब लोग एक रहें। हमारा आज भी प्रयास है कि जितने लोग समाजवादी आप विचारधारा कौन के लोग होते हैं हैं, इस पंचायत कराने वाले? हु आर यू? नहीं हम लोग एक है ना, परिवार हमारा एक है। हम ये चाचा गठबंधन के भतीजे साथी का हैं। मसला है, ये समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच का मामला है, ये आजम खां शिवपाल और अखिलेश के बीच का मामला है। ओम प्रकाश राजभर इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए मनीष जी रुकिएगा प्लीज। हाँ, हमारा ये प्रयास है कि थोड़ा आज उत्तर इनसे प्रदेश- बात हो जाने हाँ, दो, उत्तर क्योंकि प्रदेश में मैं हफ्ते भर से इनका स्टेटमेंट रोज देख रहा हूँ। हमारा प्रयास ये है कि जितने लोगों में, देखिए हर परिवार में मनमुटाव होता है। क्या सरकार पक्ष के लोगों में आपसे कहा मनमुटाव नहीं किसी चल ने रहा? कि हमारी पंचायत करा दो? नहीं, हम पंचायत तो देखिए, क्यों कूद रहे हो बीच में? परिवार के लोग आपस में सुलझ लेते हैं, लेकिन जब सवाल हमसे किया जाएगा तो क्या हम बच के निकल जाएंगे? हम उस गठबंधन के दल के साथी हैं, सहयोगी हैं। उस गठबंधन में जयंत चौधरी भी हैं, उस गठबंधन में केशव देव मौर्य हैं, संजय चौहान हैं। तो वो तो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जयंत चौधरी साहब गए नहीं थे? गए थे ना, घर पे गए, सम्मान के साथ अब गए। आपके पिताजी ने बोला कि मैं सुना दे रहा हूँ कि शिवपाल पहले तो भाजपा के साथ जा रहे थे, फिर आजम से मिलने जा रहे हैं, पहले तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये आपके पिताजी कह रहे ये हैं। मीडिया कह रही है, ये मीडिया कह रही है कि माननीय ओम भाई प्रकाश आपसे क्या मतलब कि शिवपाल कहाँ जाए? हु आर यू? नहीं, वो तो आप लोग यही दिखा रहे थे कि 19 तारीख को जो है बारात चली जाएगी। क्या आप शिवपाल यादव ने आपसे कहा कि मेरी पंचायत करा दो? नहीं, हम एक दिन मैं खुद ही कहा गया कि था। नहीं कहा? मैं एक दिन गया था, मैं भी समझ रहा हूं इस चीज को कि हम लोग एक सहयोगी दल के लोग क्या हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पंचायत करा दो चाचा से? एक दिन आपने देखा होगा कि हमारे एक मेरी बात का जवाब दो अरुण। मौर्या जी भी आए थे। नहीं, मुझे जवाब दो, क्या कहा दोनों ने कि पंचायत कराओ? नहीं, हम उनके घर के झगड़े में पंचायत क्यों कराएंगे? लेकिन हमारा ये होता है कि अगर हमसे कोई सवाल करता है और हमसे कोई उम्मीद करता है कि नहीं इसमें कुछ सहयोग ये करेंगे, या ये अगर आप सवाल कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती अकेले है आजम खां पीड़ित हैं? अकेले आजम खां पीड़ित हैं? नहीं, और कोई पीड़ित नहीं है देश दुनिया में? अरे यहाँ तो सब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब सब पीड़ित हैं। तो क्यों आजम खां किए जा रहे हो? वो सब मीडिया में माहौल बनाया जा तो रहा है। आप ही माहौल बना रहे हो फिर इसका हम मतलब? काय माहौल बनाने वाले बैठे हुए हैं। मैं आपके दोस्त कृष्णकांत पांडे को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। कृष्णकांत जी, स्वागत आपका। ये तो फिर झंझट शुरू हो गया, अब क्या किया जाए जी? ये तो झंझट शुरू कर दिया इन लोगों ने, अब क्या रास्ता है? नहीं, आवाज जरा से एक बार फिर कहिएगा, साफ नहीं मैं आई। ये कह रहा हूं कि इन लोगों में आपसी झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, अब क्या किया जाए? रास्ता कैसे इनका निकलेगा? अब देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का और इनके लोगों का, अब शिवपाल जी की पार्टी का, इनका आपस का मामला है। इससे हम लोगों को तो कुछ बोलना नहीं है, ना कोई लेना देना है। हम लोग तो यही अपेक्षा करेंगे कि पार्टी एकजुट होके, विपक्ष सब एकजुट होके ये झूठ और फरेब और फ्रॉड की जो सरकार चल रही है, जिसका दूसरा कार्यकाल भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। जनादेश की सरकार को इस प्रकार से बातें कहना ये अशोभनीय है। देखिए, यह सही है कि सरकार अभी गलत अभी बात बनी है। है। अभी मतलब जब लॉजिकल हो तो मान सकते हैं कि भाई बोलो आप, लेकिन अभी जनादेश मिला, 42% उनको वोट मिले, आप कह रहे हो फ्रॉड की सरकार है। जवाब भी तो मेरा थोड़ा सा सुन लीजिए, बस 30 नहीं, सेकंड मुझे इस पे थोड़ा सा अजीब सी लगती है 30 बात। सेकंड का समय दे दीजिए। ओके, 40 दिया। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इनको एक भारी जनादेश मिला है, और उस जनादेश, जनता का आदेश ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। वही। उस आदेश का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो फ्रॉड क्यों कह रहे हो? लेकिन चूंकि इनका झूठ इतना बुरी तरह से बिका, इनका झूठ और फ्रॉड और फरेब इस तरह से लोगों के बीच में गया कि एक बार जनता फिर आपका विधान लोगों ने नहीं खरीदा, लेकिन स्थिति भर्ती विधान नहीं खरीदा, नारी विधान नहीं लिया लोगों अब ने। ब्रजेश जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, अब आप नहीं ब्रजेश जी, आज आप डिस्टर्ब करने के लिए बुलाए हैं तो मैं सारी अरे नहीं, आप डिस्टर्ब करने के लिए बुलाए सारी। आप मेरे मित्र हैं, आप बोलें, बोलिए बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि जनता के बीच में ये भी गए, हम भी गए, और तमाम विपक्ष के लोग गए, जिसमें सपा भी रही होगी, बसपा भी थी, शिवपाल जी की भी पार्टी थी, अरुण राजभर जी की भी पार्टी, तमाम लोग गए। हम सच्चाई लेकर के दिन भर घूमते रह गए, कोई ग्राहक नहीं मिला। जनता में हम अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाए। जबकि यह सच है कि पिछले 5 सालों में रोज चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई हो, हम आक्रामकता के साथ प्रोटेस्ट सड़कों पे किए हैं। अब देखो, अभी इससे बोल दूंगा इनकार नहीं तो आप किया जा कहोगे कि सकता। देखो मुझे टोक रहे हैं, और आप जनता को ग्राहक समझ रहे हो।
नहीं, जनता को मैंने ग्राहक नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि झूठ का और सच का ग्राहक नहीं मिला, झूठ के ग्राहक बहुत मिले, मेरा ये कहना था। लेकिन 5 साल तक चाहे जितने भी मामले हों, चाहे उन्नाव, हाथरस, चाहे शाहजहांपुर, लखीमपुर, सहमत हैं आपसे, प्रियंका गांधी गई, जितने मामले रहे, यहां तक कि अभी अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और तमाम ऐसी घटनाएं अभी भी होती चली जा रही है। हम ही लोग लड़ रहे हैं। ललितपुर में डॉक्टर बैटरी के टार्च से इलाज कर रहा है। कुशीनगर में वाटर वर हैंड टैंक जो है 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का बना हुआ जो बेकार पड़ा हुआ। लेकिन इस सबके बावजूद भी हम 5 साल सड़कों पे लड़े, 5 साल फिर हम सड़कों पे लड़ेंगे। तो मनोबल टूटा है या लेकिन इनके झूठ और फरेब के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। और मेरी तो शुभकामना है, चाहे सपा हो, चाहे प्रसपा हो, चाहे जितने भी विपक्षी दल हो, कि यह कम से कम आज वक्त है इस तानाशाही सरकार से लड़ने का, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन यह उनकी पार्टी का मसला है, यह हमारा मसला तो नहीं सलाह है। कह दे रहे हो, इसलिए हम मुफ्त में सलाह भी देना हमारे लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं शरद गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, देश के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। शरद जी, बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी की शिकस्त के बाद मैं देख रहा हूं इन दिनों, चाहे वो शिवपाल यादव का मसला हो या आजम खां का मसला हो या फिर जयंत चौधरी भी थोड़ा मुझे आजकल अलग लाइन पर चलते दिख रहे हैं। क्या भविष्य आगे का देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें समझना ये पड़ेगा कि चाचा भतीजे में किस तरीके के रिश्ते रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। 2017 के चुनाव के दौरान जो हुआ वो सबने देखा, और उसके बाद से भी दोनों में रिश्ते कोई सुधरे नहीं। तो अब जब एक साथ आए भी तो वो खटास ही रही, क्योंकि जितनी सीटें चाहते थे शिवपाल यादव उतनी मिली नहीं जी। और जब एक फ़ोटो आई जिसमें शिवपाल यादव खड़े हुए थे और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बस के अंदर बैठे थे, उसका एक बड़ा मैसेज किया। मुझे बीजेपी के लोगों ने कहा, बीजेपी के कई सांसदों ने कहा कि उस एक फ़ोटो से जो पारिवारिक एकता है, जो बड़ों की सम्मान की बात है, वो नहीं दिखा। तो इस वजह से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी मैसेज गया होगा। दूसरी चीज़ एक ये भी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जो इतना पैसा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, तो जितना उनको लगता था कि शिवपाल यादव जी का समर्थन मिलेगा, खासतौर से जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव था, तो वो प्रभाव, उसका लाभ मिला नहीं समाजवादी पार्टी को। तो अच्छा, मैं घूमकर जरा आजम खान के मसले पर भी आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। आजम खान को तो समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, सबसे ताकतवर मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंटली मुख्यमंत्री के समानांतर अपनी सरकार चलाते थे, राज्यसभा उनकी पत्नी को मिली, वो लोकसभा भी गए, बेटा भी चुनाव लड़ा, बेटे को भी टिकट दिया, फिर पत्नी को टिकट दिया, मतलब वो जैसे चाहते हैं उनको सब कुछ मिलता है समाजवादी पार्टी से। उसके बावजूद अब वो क्यों नाराज हैं? अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो? कब तक लड़ेंगे? लड़ने की भी एक सीमा होती है। तो अगर आप सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते थक जाएं तो आप हाथ मिलाने की सोचते हैं। और ख़ास तौर से शिवपाल जी जिस तरीके से बीजेपी के साथ बार बार खड़े दिखाई देते हैं, पूरे 5 साल तक उनके पास मंत्री वाला बंगला रहा, तो ये चीज़ें। तो क्या शिवपाल यादव कोई पैगाम लेकर गए थे आजम खान के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक आपके मन में अपने आप अंदर से ना हो, तब तक किसी के पैगाम से कुछ होता नहीं है। करेक्ट। तो मेरा मानना यह है कि वो आजम खान ऑलरेडी उनका मन सॉफ्ट हो चुका है और अब दोनों लोग मिलके कुछ अपनी अलग खिचड़ी बनाना चाहते हैं। थैंक यू शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। केपी मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है और गठबंधन की जो विचारधारा है, जयंत चौधरी आजकल थोड़ा उससे इतर कट कर चल रहे हैं, कारण क्या है इसका? देखिए ब्रजेश जी, इस तमाम चर्चा में हमने जो देखा है, ये चर्चा आजम खान और शिवपाल के चारों तरफ ही घूम रही है। इसमें जयंत चौधरी का जिक्र बहुत कम हुआ है और ये आश्चर्यजनक है। तमाम जाटों के नेताओं के, दूसरे दलों के और राष्ट्रीय लोकदल के दलों के फोन मेरे पास भी आ रहे हैं
कि जैन चौधरी की जो मुलाकात आजम खान के घर पे जाके अब्दुल्ला आजम से हुई है, इसके मायने क्या है? आपको याद रखना चाहिए कि जाट जो है 2013 के दंगे का सूत्रधार आजम खान को मानता है, और 2019 में जो चुनाव अजीत सिंह हारे थे उसमें भी सहयोग कादिर राणा और अमीर आलम का मानता है। उससे उसकी वजह से भी वोट अजीत सिंह के कटे थे। 25 से 30% जाट नाराज हो गया था ये तस्वीर देख के कि जब मंच पे एक तरफ अमीर आलम और कादिर राणा बैठे थे। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस तरह की नाराजगी जाटों में है, जैन चौधरी का आजम खान से मिलना आश्चर्यजनक ही नहीं हास्यास्पद बना हुआ है और वेस्टर्न यूपी के लोगों में चर्चा है। वेस्टर्न यूपी के जाटों का कहना यह है कि जो 25, 30, 35% जाट जैन चौधरी के पास बचा हुआ है, क्या ये अपनी इस समझदारी के नाते उसको भी भाजपा या अन्य सियासी दलों में धकेलना चाहते हैं क्या? तो ये तो समझ से परे है कि जैन चौधरी आजम खान से क्यों मिले हैं। एक बात तो ये हो गई। आपके मुताबिक क्या हो सकता है? क्या बिना पॉलिटिकल लाभ के कोई किसी के घर पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जाता? कोई ना कोई मकसद जरूर छिपा होता है उसके पीछे। मुझे जो इसमें समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि जैन चौधरी को ये लग रहा है कि जो जैसा कि उन्होंने शिवपाल जी को भाव नहीं दिया, अखिलेश यादव ने जैन चौधरी को भी उतना भाव उन्होंने नहीं दिया, तो उनको लगता है कि एक जो है इस तरह का दबाव अखिलेश यादव पे बने। और जैसा कि अभी शरद जी ने भी कहा कि उनका ये प्लान एक हो सकता है कि आजम खान, शिवपाल और अन्य लोग कुछ मिलकर अपना एक अलग धड़ा बनाना चाहते हैं और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे एक दबाव आएगा। तो ये एक रणनीति। तो क्या मैं मानूं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रैक्टिस आपकी प्रेशर की टैक्टिक्स है। लेकिन मैं दूसरी ओर ये कहना चाहता हूं, अगर जैन चौधरी इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स में आ गए हैं तो ये मान के चलिए कि उनको जाटों के एरिया में उनको एक बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में होने जा रहा है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि अभी कोई हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, कोई इस तरह की गतिविधि नहीं है। ऐसे समय पे आजम खान से जैन चौधरी का मिलना लोगों की समझ से दूर दूर तक परे है। थैंक यू मलिक साहब, शुक्रिया आपका। बीरेन जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। बीरेन जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि शिवपाल यादव कुछ नाराज हैं और आजम खान भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब तो जेल से छूटेंगे मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा वक्त नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे हालात में अब आप क्या देख रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर से जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं या असहयोग हो रहे हैं या घटक दल या नेता निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, सियासत बलिदान मांगती है, एक नारा था, लेकिन अब सियासत सत्ता मांगती है। बिना उसके 5 साल और 10 साल जिया नहीं जा सकता। आजम खां एक ज़माने में मंत्री थे, उनका सिक्का चलता था, वो 2 साल से जेल में हैं, पता नहीं कब छूटेंगे। उनके ही लोगों ने रामपुर में अखिलेश यादव पर नज़रअंदाज करने का और मदद न करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव का आजम खां से आज मिलना ये दर्शाता है कि वो अभी फ़िलहाल बीजेपी में जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना किसी को इसकी इतनी जल्दी है। वो एक माहौल बना रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, अब उसको वो पुनर्जीवित करेंगे। उसको वो आजम खां को साथ लेकर या MIM के साथ आकर किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पैरेलल हो सकता है, एक विकल्प बनाएं। बीजेपी से वो गठबंधन कर सकते हैं या कुछ फ्रेंडली फाइट हो, ये लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब दिखेगा। लेकिन चाहे सियासत हो, चाहे निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन या सामाजिक, एक चीज़ ये हमेशा अहमियत रखती है कि न कद बड़ा, न पद बड़ा, न ओहदा बड़ा होता है, जो वक्त पर साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। आज आजम खां मुसीबत में हैं, जेल में हैं, उनके साथ एक बड़ा लंबा समय गुजरा है, तो स्वाभाविक है कि शिवपाल यादव का उनसे मिलना, कुछ बातचीत 1.5 घंटा अगर कोई जेल में रहा तो बातचीत तो सियासत की बहुत सारी होंगी, वो बात बाहर नहीं आई। देखिए, यूपी की जो सियासत है और उसकी जो परिस्थिति है उसमें क्या विकल्प है? विपक्ष में रहो तो विपक्ष में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी सपा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर कोई भी घटना होगी उसका क्रेडिट अखिलेश यादव को मिलेगा। जो
छोटे छोटे दल हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं छत्रप हैं, वो कहाँ जाए, वो कैसे क्रेडिट मिले, वो कैसे सियासत करेंगे। 5 साल वो विपक्ष में रहे, अब कितना दिन और रह पाएंगे। 5 साल फिर सरकार है, अभी तो कोई जा नहीं रही है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये तमाम सारे लोगों को इधर उधर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आप देखिए कोई आंदोलन हो रहा है, या तो बीजेपी में जाओ और अगर विपक्ष में रहोगे तो कैरियर समाप्त, 2 ही चीज़ दिखती है। क्योंकि अब कोई 5 साल कोई और सत्ता का कहा जाए कि उम्मीद नहीं है कि इस बीच में मिल जाएगी, तो 2 ही रास्ता तो बनता है। बहरहाल विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी की नज़र है, वो चाहती है कि बिखराव हो। भाई अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो क्या सब फर्क पड़ता है उसको, तो उसका तो मज़ा है। अगर अखिलेश का गठबंधन टूट जाएगा तो 2014 में बीजेपी 2024 में बीजेपी को बैठे बिठाए सारी मांगे मुराद पूरी हो जाएंगी। आप उसमें ओम प्रकाश राजभर है, केशव देव मौर्य है, शिवपाल यादव हैं और तमाम सारे दल हैं, जयंत चौधरी भी हैं। 2 साल बाद कौन कहाँ होगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती है कि उन्हें अपने सहयोगियों को कैसे एकजुट रखना होगा। एक बात जो आई, जो अखिलेश यादव पर आरोप लगता है कि उन्होंने आजम खां को नज़रअंदाज किया, ये बात बहुत ज़्यादा दमदार नहीं साबित होती। क्योंकि जब आजम खां को बीमारी हुई, कोरोना हुआ, उनका जीवन खतरे में आया, तो अखिलेश यादव ने उनका इलाज कराया, मेदांता तक उनको बार बार देखने गए, जेल भी गए। अब कानून और न्यायपालिका के हाथ में जो चीज़ है उसमें कोई नेता कुछ कर नहीं सकता। आजम खां का जीवन और छूटना वो न्यायपालिका के हाथ में है, उसमें अखिलेश यादव दोषी नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसके नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने साथियों को विश्वास में रखें, समेट के रखें, और नहीं समेट पाएंगे तो फिर टूट जाएगा। जी भाई आज तो शिवपाल यादव ने नेताजी को भी कहा कि वो संसद में चाहते तो आजम खां के लिए आवाज़ उठाते, मुलायम सिंह पर भी वो बोले। तो ये जो चुनाव है ये साफ कर रहा है ब्रजेश जी कि शिवपाल संघर्षवादी नेता हैं। शिवपाल जेल जाने को तैयार रहने वाले नेता हैं, दिग्गज नेता रहे, उनको संगठन में काम करना आता है और वो कुछ ना कुछ करके रहेंगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। तो ये बात तो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन समस्या ये है कि बेबसी क्या होती है उस इंसान से पूछो जो किसी को खो नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। परिवार में एक ऐसा रिश्ता है जहां होली दिवाली शादी ब्याह पे मिलना ही मिलना है, कहाँ जाओगे बचकर। तो सियासत वहां पर जी रिश्तों को किस तरह परिभाषित करेगी ये देखना होगा। जी कंक्लूड करेंगे। लेकिन जी एक चीज जरूर है जी कि जौहर अली विश्वविद्यालय जमींदोज हो गया, आजम खां जेल चले गए, सारी सल्तनत खाक हो गई, 5 साल तक अब आगे आसार भी नहीं है, और उसके बाद क्या गारंटी है कैसे जिएंगे। तो आजम खां कोई बाहुबली तो है नहीं, उनको भी जेल से चाहे रहें चाहे जेल से निकले कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। बीजेपी में सीधे न जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे वो। तो बहरहाल आज जो शिवपाल यादव कर रहे हैं बहुत पहले बहुत सारे लोग किए, बहुत सारे लोगों ने सियासत में निर्णय लिया। आप देख लीजिए आज संजय निषाद सत्ता की मलाई खा रहे हैं, पिता पुत्र समेत सब सत्ता में बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ये सब विपक्ष में हैं। तो निर्णय जैसा हो जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, सबके निर्णय गलत साबित हुए। बहरहाल कहा गया है कि चाहे सियासत हो चाहे सार्वजनिक जीवन, जिसने जितनी पीड़ा झेली है वही इतिहास लिखता है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि तो क्या हुआ अगर जीवन में
थोड़ा सा संतरास लिखा है, जिसने जितना पीड़ा झेली उसने ही इतिहास लिखा है। और जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, और अन्न उपजाना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली फलती है उसको बोझ भी ढोना पड़ता है, और भोर अगर नम होती है रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली उसने ही इतिहास लिखा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न डाला कि शिवपाल यादव इस समय नाराज चल रहे हैं, अखिलेश यादव अपने चाचा को कैसे मनाएंगे। तो मनोज सरोज जी लिखते हैं कि शिवपाल यादव सपा की पूरी कमान हाथ में आने से पहले खुश नहीं होंगे, दिखावे के लिए खुश हो जाएं तो बात अलग है। तो अंशुल लिखते हैं कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से संवाद करके जो मतभेद हैं उन्हें दूर करना चाहिए। तो श्रीनिवास मिश्रा लिखते हैं कि कितनी बार मनाना और अपमान करना जारी रहेगा, अब आखिरी फैसले का वक्त है। दीपक मिश्रा जी, जनता भी पूछ रही है कि क्या ये आखिरी फैसले का वक्त है। हम देखिए पब्लिक ओपिनियन भी सम्मिलित करते हैं। देखिए, जनता तो चाहती है कि एक सुखद संवाद के साथ ये सारा जो चल रहा है व्यतिक्रम, इसका समापन तो हो। आप ओम प्रकाश राजभर को बता दीजिए क्या चाहिए आपको, वो तो मुखिया ही है पंचायत के, वो समझौता करा देंगे। क्या बोले, वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए, इन असफल निर्मितियों के शौक कल पहचाने जाएंगे। मेले में भटके होते कोई घर को पहुंचा देता, घर में भटके हैं क्या ठौर ठिकाने पाएंगे। किसको उम्मीद थी कि शिवपाल सिंह यादव जी उस 111 लोगों की बैठक में नहीं बुलाए जाएंगे जिसके वो स्टार प्रचारक थे और जिसको जिताने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक कर दिया। सिर्फ मसला बैठक में न बुलाए जाने का बात सिर्फ बैठक में बुलाने जाने का नहीं है, बात एक सामूहिक नेतृत्व की है। आप खुद बताइए, वही ना समाजवादी पार्टी थी जिसमें हम जैसे युवा हुआ करते थे, विचार के नेता जनेश्वर जी, उनके सपोर्ट के लिए मोहन सिंह, बसंत तिवारी, संगठन के नेता बाबू कपिल देव सिंह जी, रामशरण दास। आज सामूहिक नेतृत्व। एग्जैक्टली मुझे बताओ कि शिवपाल यादव को क्या चाहिए। शिवपाल सिंह यादव जी को सिर्फ इतना चाहिए कि जो असली प्रतिबद्ध प्रगतिशील समाजवादी हैं, जिन्होंने नेताजी के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी को, समाजवादी आंदोलन को और विचारधारा समाजवादी, आपका असली समाजवादी से क्या तात्पर्य है? क्या कुछ नकली लोग भी हैं? अब जाहिर सी बात है, ये तो डॉक्टर लोहिया ने कहा ही था कि समाजवाद को खतरा समाजवाद के आंतरिक शत्रुओं से ज्यादा है। रविदास मेहरोत्रा जी, ये असली और नकली समाजवादियों का मसला दीपक मिश्रा ने उठाया, ये तो कुछ बात मुझे लगता है कैंसरस स्टेज तक पहुंच गई है। नहीं, ये एक सेकंड रुकिए। रविदास जी असली समाजवादी हैं, संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। देखो वो अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रिलेशन कैंसरस स्टेज पर है। देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, समाजवादी कभी भी जुल्म के आगे झुकता नहीं है, और सरकार चाहे कितना भी जुल्म कर ले, अन्याय कर ले, अत्याचार कर ले, हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। आप दिखा रहे हैं शिवपाल जी और आजम खां की भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा अंतर विरोध है, और भारतीय जनता पार्टी में कितना विद्रोह हो रहा है। जो 10 बार के विधायक हैं वो मंत्री नहीं हैं, जो 9 बार के एमएलए हैं वो मंत्री हैं, और 2 बार का एमएलए जो हुआ, जो बीएसपी से आया था, वो बन गया उप मुख्यमंत्री। जो क्षेत्र छोड़ करके चुनाव लड़ने से भाग गया लखनऊ मध्य क्षेत्र से, वो आज प्रदेश सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी में पाठक से मिली हार की टीस आज भी आपके मन में है जी। पाठक जी से मिली हार की टीस तो चुनाव लड़ने आज से भी आपके सालती है। हमसे नहीं, वो तो हार जो हुई थी ब्रजेश मिश्रा जी, जो 17 में हार हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया था। गठबंधन के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा दिया, तो आप ही को धोखा दिया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जी हाँ बोले 2022 में ब्रजेश पाठक 2022 में ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ने चले गए कैंट क्षेत्र के अंदर। वो आज डिप्टी सीएम है। अच्छा, उन पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, वो डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि शिवपाल यादव को रोका जाए या न रोका जाए, आप लोगों के अंदर कोई प्लानिंग है? देखिए, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में गठबंधन में शामिल हैं, और वो समाजवादी पार्टी के टेक्निकली विधायक हैं। और एक बात समझ लीजिए, हमारे वहां पर
110 विधायक जो हैं वो अखिलेश यादव जी के साथ हैं और प्रतिपक्ष के नेता सर्वसम्मत से सब विधायक मौजूद थे और सबने एक दूसरे चरण में आपने एक विधायक कम कर दिया नहीं, 101 विधायक तो शिवपाल टेक्निकली रूप से समाजवादी पार्टी में है, लेकिन वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। थैंक यू मेहरोत्रा जी। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं मनीष शुक्ला को आमंत्रित करता हूं। एक हमारा आपसे अनुरोध है जी, एक हमारा आपसे अनुरोध है, एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि जो पूरे प्रदेश में 136 पत्रकार जेलों के अंदर बंद हैं और आप डिबेट रखिए, हम बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने कैसे कैसे पत्रकारों पर जुल्म किया है। आज सच लिखने की, इनको 136 दिख रहे हैं, पर मैं नहीं दिख रहा हूँ। जिसने इतने छापे झेले मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन 136 दिख रहे हैं। आप भी अगर इशू देखिए, आज आजम खान साहब से मिलने गए, इस इशू पर आप डिबेट कर रहे हैं। आप डिबेट करिए महंगाई पर, कितनी बार दाम बढ़ रहे हैं, कितनी बार दाम बढ़े पेट्रोल के, कितनी बार दाम बढ़े डीजल के, एक एक दिन। अच्छा, एक बात बताओगे आप मेरे को, मैं समय जाया नहीं करना चाहता, पर चुनाव के बाद से आप लोगों ने डिबेट पे आना क्यों बंद कर दिया था? क्या मुद्दे खत्म हो गए थे? नहीं, कभी नहीं आमंत्रित किया। क्यों मुद्दे खत्म हो गए? आते क्यों नहीं थे डिबेट में? नहीं, आज जो मुझसे सवाल कर रहे हो आप इस पर डिबेट नहीं कर रहे हो, तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। आपके सवाल पूछेंगे, आज भी नहीं आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट मनीष शुक्ला जी, थैंक यू, आप दिल पे, थैंक यू, थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू। मनीष शुक्ला जी बोलेंगे। मनीष जी, जब कभी आपने बुलाया है, सिर्फ आप आते रहे हैं, वो भी बुलाने पे आए हैं एक दो बार, बाकी समाजवादी पार्टी ने ब्लैंकेट बैन लगा रखा था अपने प्रवक्ताओं पे। आप क्या सवाल पूछिएगा? ओके, मनीष शुक्ला जी आप मुझे बताइए। मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तसल्ली से बात सुनिए, तसल्ली से बात सुनिए, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना। तो भाई मनीष शुक्ला जी, मेहरोत्रा जी की बात में तो दम है, झगड़ा तो आपके घर में भी बहुत है, पर यह है कि उतना सतह में नहीं आता, अंदर अंदर तो आपके यहाँ भी ताल ठोकी जा रही है। देखिए, मैं इनकी तीनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात है, जो भी परिवारवादी पार्टी होगा उसका अंतिम सत्य यही होगा कि परिवार में झगड़ा होगा और पार्टी बिखर जाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बदहाली की तरफ जा रही है और ये सारे सवाल अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल है। दूसरा, रविदास जी को पत्रकारों की बड़ी चिंता है और एक भाई इस तरह से डिबेट नहीं, आपके बीच में कोई भाई ये बहुत वरिष्ठ है, मैं कुछ खराब नहीं। मनीष शुक्ला, ओनली मनीष शुक्ला, आपको नहीं दिखता? थैंक यू, थैंक यू मेहरोत्रा जी। बोलिए मनीष जी, गो अहेड। और देखिए, पत्रकारों की चिंता हो रही थी रविदास जी को और समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक। ये जो पत्रकारों जो समाचार पत्रों पर हल्ला बोल हुआ था, एक समाचार पत्र के मालिक के घर में जाकर क्या किया था समाजवादी पार्टी की सरकार, जो मुलायम सिंह की थी। हम लोग मुद्दे पे फोकस हैं, बहुत इनको याद होगा 2012 पत्रकारों के बीच में। हम पत्रकारों पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, मुद्दे पे रहिए जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं जरूर जवाब दूंगा अगर देने दीजिए तो, नहीं तो मैं इसके आगे नहीं, इसलिए कि इन्होंने लगातार इस बात को कहा है और जितना समय रविदास जी को दिया उतना तो मुझे दे दीजिए। बोलिए, आप बोलिए, गो अहेड। आपको सरकार भी दे और समय बीच में टोका टाकी आप लोग मत करिए, सबका टाइम आएगा भाई। शाहजहांपुर में सिर्फ मनीष शुक्ला की आवाज बताइए। शाहजहांपुर में जागेंद्र पत्रकार को जलाने वाली मंत्री कौन थे? रविदास जी को याद होगा। तीसरा सवाल, इन्होंने कहा कि कौन मंत्री बन गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, रविदास जी बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं, 56-57 से ज्यादा मुकदमे इनके थे, ये बताया करते थे। अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में फर्स्ट टाइम के कितने विधायक मंत्री थे आज रविदास जी बता दें? मुझे तो याद है, मैं बता दूं। इसी लखनऊ से कौन कौन मंत्री था जो फर्स्ट टाइम विधायक था? और रविदास जी को तो अंतिम में जाते जाते मंत्री बनाया था अखिलेश यादव ने। तो मंत्रिमंडल में कौन रहेगा नहीं रहेगा ये मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए रविदास जी। अपने घर को देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो बिखर रहा है एक व्यक्ति के अहंकार के नाते से, एक व्यक्ति के भारतीय जनता पार्टी नो थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू रविदास जी। पहली बार विधायक कौन कौन थे जो अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे? बताइए आज।
ओके, लखनऊ अरुण में राजभर, कौन था जो विधायक वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहता हूँ कि अयोध्या सबकी से बात कौन आ विधायक जाए। तो जो पहली बार विधायक का मिनिस्टर था मुख्यमंत्री बने। और आप नहीं बने थे। मुद्दे से 10 बार नहीं, मुद्दे से नहीं, मुद्दे से नहीं 10 बार भटकना। कैबिनेट मंत्री Thank you. नहीं है, Thank you, अरुण आपके वहाँ राजभर। 10 बार क्या कैबिनेट कोई संभावना मंत्री भी है नहीं है। कि आप वापस ये बताइए ना। अलायंस इकट्ठा रहे? अखिलेश कोई यादव के पॉसिबिलिटी समय है? में इसी अरुण लखनऊ राजभर, से गो विधायक थे, अहेड। थैंक यू मनीष जी। अमर थैंक पांडे यू, थे, थैंक यू मनीष जी। सिर्फ अरुण राजभर। हमारा प्रयास यह है कि सभी समाजवादी, सभी अम्बेडकर Thank you, मनीष जी, thank you। एकजुट होकर के जो जनता ने जनादेश दिया है 2022 में, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। आप देखिए गाजीपुर पूरा हमने खत्म कर दिया, भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, बस्ती खाता नहीं खुला, अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला, बलिया, मऊ, जौनपुर, चंदौली, तमाम ऐसे जिलों में आप उठाकर देखें जो हार का अंतराल रहा है बहुत कम वोटों से रहा है। लोकसभा के परिदृश्य से अगर देखेंगे तो हम लोकसभा की उधर की 9-10 लोकसभा सीटें हम आसानी से इस गठबंधन से जीत रहे हैं। हमारा प्रयास अभी है कि माननीय शिवपाल यादव जी हों, चाहे माननीय आजम खान साहब का चर्चा हो, चाहे अन्य जितने भी छोटे दल प्रयास कर रहे हैं, धरती पर काम कर रहे हैं, हम सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके एक मजबूत विपक्ष तैयार करें, क्योंकि सदन चलने वाला है, महंगाई का मुद्दा भाई, ये उठेगा, काम आपको दिया बेरोजगारी किसने? मैं फिर पूछ रहा हूँ जी, ये काम आपको दिया किसने कि सबको जोड़ के चले? नहीं देखिए, हमारा परिवार है, ये जो गठबंधन है, एक परिवार है, इकट्ठा It's हो your रहा है। family. हमारे मनीष जी, no, परिवार में please, no. सेध कौन लगा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी वो तो मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रही है, हिंदू को पिताजी हिंदू से कहेंगे लड़ा कि रही दो है, मुहा साहब जाति ने को शिवपाल जाति जी से की लड़ा रही है, पुत्र धर्म Thank you. को धर्म से लड़ा रही Thank है। you, हमको thank इसी you. को तो बचा रहे हैं कि कृष्णकांत समाजवादी पांडे जी, विचारधारा बच्चे, अम्बेडकरवादी रविदास विचारधारा बच्चे। मेहरोत्रा जी ने आपकी पार्टी के लिए एक केशव शब्द मौर्य जी इस्तेमाल का तो किया बयान सुन लीजिए। कि आपने राजनीतिक तौर पर उनको धोखा दिया था, आपने सुना होगा। पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 जी। ये रविदास मेहरोत्रा जी आपको धोखेबाज क्यों कह रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा जी पिछली बार चुनाव चूंकि जो हारे थे तो उनको यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के बाद भी जो उम्मीदवार लड़ा दी थी इससे हार गए थे। यह दर्द मुझको लगता है कभी कभी उनका उभर के सामने आ जाता। खैर वह मुद्दा बीत गया और फिर वो विधायक हो गए, उनको बधाई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज सबको एक साथ 2024 का चुनाव सामने है। उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र का मामला हो, हर जगह सरकार के खिलाफ हम खड़े हैं। दुनिया जानती है कि पूरे कि केंद्र में प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का नेता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद होता है। संख्या कम होने के नाते विपक्ष के नेता का दर्जा हमें जरूर नहीं मिला, लेकिन विपक्षी पार्टी हम हैं और हमारे नेताओं को ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। यह अपने आप में निश्चित रूप से लोकतंत्र के खतरे के एहसास की यह सूचक है। ऐसे मामले में हम केंद्र के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार के भी खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि यह और इस तरह का विश्वमन आपके खिलाफ क्यों? इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण यह कि भारी बहुमत से जरूर बनी, और यह भी सही है कि यह कम से कम एक अच्छे तरीके से उन्नाव में एक ब्रह्महत्या से इस सरकार की शुरुआत होती है। यह भी बड़ा अच्छा सौभाग्य है। अयोध्या में चाहे बच्ची के साथ बलात्कार होता है किसी भी मुद्दे पे, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ, चाहे इनके पास ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, कुछ भी हो, लेकिन असमानता की सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। शरद गुप्ता जी को लाया जाए। शरद गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि आने वाले वक्त में आपको लगता है कि विपक्ष का जो गठबंधन है ये सरवाइव कर पाएगा या फिर इसमें बिखराव होगा? मुझे नहीं लगता कि ये विपक्षी गठबंधन बन पाएगा या चल पाएगा। आपस में इतने मतभेद हैं और कोई एक एजेंडा, एक कॉमन एजेंडा बन नहीं पा रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने इश्यूज़ हैं, सबको अपना सर्वाइवल देखना है। और चूँकि योगी सरकार काफ़ी मजबूती से चुन के आई है, 2/3 बहुमत मिला है, तो ऐसे में अगले 5 वर्षों तक कोई उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिख रहा है, और लोकसभा चुनाव के लिए भी अब कांग्रेस को 2.5% वोट मिला है जी। तो इस तरह से, और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की लड़ाई चल रही है, तो कुल मिला के कहीं से भी एकता मुझे दिख नहीं रही है, न प्रदेश के स्तर पे और न केंद्र के स्तर पे। और लटके मलिक साहब, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि आने वाले वक्त में अलायंस जो पश्चिम में जयंत चौधरी से लेकर पूरब में ओम प्रकाश राजभर तक है विपक्ष के पास, ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें
कहावत एक बहुत अच्छी है हमारे यहाँ किसानों की, जाटों की, टोटे में लड़ाई होती है। ये जो गठबंधन बड़ा था ये सत्ता को पाने के लिए बना था, सत्ता तो मिली नहीं है, तो अब इसमें लड़ाई है। और जैसे कि अभी शरद जी ने कहा, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। ये 5 साल तक एक कॉमन एजेंडा लेके विधानसभा में भाजपा की सरकार के सामने खड़े रहेंगे, मुझे नहीं लगता। ये गठबंधन बिल्कुल लंबा नहीं चलेगा और बहुत जल्दी इसमें दो फाड़ होंगे। उसका नतीजा है कि जिस प्रकार से इनकी बैठकें और मीटिंगें हो रही हैं, जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको उलझा दिया है और वो है अपनी 2024 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जैसे कि हमारा आप देखें, विधानसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी चुपचाप कर रही थी और ये हवाबाजी में थे। तो इसी तरह ये दूसरे मुद्दों में उलझे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती रहेगी, मुझे लगता है। कुछ बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।